नमस्कार दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क में आपका स्वागत है। और न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के खास कार्यक्रम गुरु मंत्रा में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनय खंडेलवाल, जो केसीएमटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और शिक्षा जगत में एक अलग मुकाम रखते हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या शिक्षा जगत की चुनौतियां हैं और जो इस समय एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें अपने बच्चों को कैरियर के लिए कैसे दिशा दें, कैसे नए नए चीजें, नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और क्या क्या नई नई शिक्षा नीति है वो कितनी कारगर साबित हो रही है। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क में। ये सबसे पहले तो मैं आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा कि चूंकि आप 20 वर्ष की उम्र से ही आप एजुकेशन सिस्टम में आ गए और आज आप 3 कॉलेज के अपनी यूनिट्स को रन कर रहे हैं, तो कैसे आपने ये शुरुआत की और कैसे आपके मन में आया कि एक बड़ा जो एजुकेशन नेटवर्क है वो बरेली में खड़ा किया जा सकता है? थैंक यू आशीष जी। मुझसे मेरे पूर्व में जो मैंने 20 साल का सफर तय किया उसके बारे में आपने मुझसे पूछा और मुझे बड़ा खुशी भी होती है, गर्व होता है जब ये बात मैं अपने व्यूअर्स को या किसी अन्य जगहों पे बताता हूँ कि कैसे वो समय था। तो लगभग ये सन 1998 की बात है जब मैंने अपने 12th पास ही किया था हार्टमैन कॉलेज से। उसके बाद हम लोग बरेली में रहने के बावजूद भी ये जानते थे कि बस बरेली के अंदर एक एजुकेशन का लिमिटेड स्कोप है। बरेली में केवल एक महाविद्यालय था जो कि बरेली कॉलेज, और क्योंकि मेरी और मेरे दोस्तों की अच्छी पढ़ाई करने की इच्छा रहती थी तो मुझे महसूस हुई एक बहुत आवश्यकता उस समय कि एक हायर एजुकेशन और एक अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बहुत सख्त बरेली को आवश्यकता है। उसी को आगे बढ़ते बढ़ते ये बात मैंने अपने पिताजी से शेयर करी, श्री गिरिधर गोपाल जी से, जो कि मेरे लिए एक आइडल हैं, और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि नहीं ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ इंस्टीट्यूट की स्थापना करी जा सकती है, आगे बढ़ो। और उसी आगे बढ़ने वाले उनके आह्वान से, उनके कहने से मैंने आगे रिसर्च करी और देखा कैसे हम इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, किस टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रियल टाइम में आवश्यकता है। क्योंकि कॉलेजेस तो देखिए बहुत खुले थे और बहुत खुलते रहेंगे, बट अगर रियल टाइम में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर वाकई में एक अच्छी पढ़ाई होती है, वाकई में क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, तो बात कुछ और होती है। तो वही ध्येय लेकर 2001 से आज 2022 तक लगभग 22 साल हो रहे हैं। केसीएमटी एजुकेशन ग्रुप जो है, जिसके अंदर 3 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। केसीएमटी जो कि पीलीभीत रोड 18 में स्थापित है, खंडेलवाल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, और केसीएमटी कैंपस 2 प्रेम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट फरीदपुर रोड पर है एस्टैब्लिश्ड। तो ये तीनों कॉलेजेस को हम रन कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी है बरेली स्कॉलर्स एजुकेशन सोसाइटी, जिसके अंदर शहर के कुछ शिक्षाविद भी बहुत जुड़े हुए हैं जो हमेशा ही क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। अगर बात करें हम स्मार्ट क्लासेस की, तो अब जाकर मिशन कायाकल्प या तमाम तरह से ही बातें सामने आ रही हैं कि स्मार्ट क्लासेज होनी चाहिए, बच्चों को विजुअली सिखाना चाहिए या बच्चे कैसे शिक्षा को और अधिक तरीके से ग्रहण कर सकते हैं उस पर जोर दिया जाना चाहिए। आपने बहुत समय पहले स्मार्ट क्लासेज शुरू कर दी थी, कैसे आपके मन में ये विचार आया और कैसे ये चुनौतीपूर्ण था, जो कि कोई भी नई चीज़ जब ऑप्ट की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ये सच बात है कि केसीएमटी फिर मैं लौट के वहीं केसीएमटी पे आऊँगा कि जब हमने केसीएमटी कॉलेज की स्थापना की तो मेरा और मेरी टीम का हमेशा से लक्ष्य रहा कि हमें प्रोएक्टिव होके समय से पहले वो सारे काम करने हैं जो कि और लोग नहीं कर रहे हैं। मेरे फादर का हमेशा ये कहना है कि हमेशा वो कार्य करो जो दूसरा नहीं करता हो, कभी किसी नकल मत करो। तो हम लोगों ने भी इसी उद्देश्य से हमेशा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि हमें कुछ नया करना है, अपने स्टूडेंट्स को नया देना है, सोसाइटी को नया देना है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से 2004 में ही हमने अपने कॉलेज की केसीएमटी की मोबाइल ऐप बनवाई थी, जिसके अंदर पूरे कॉलेज का मैनेजमेंट और बच्चों की अटेंडेंस है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में है, बच्चों की डे टू डे जो उनकी स्टडीज होती है उसको रिकॉर्ड करते थे, उसको असाइनमेंट देते थे। तो उस समय 2004 में हम सबसे पहला इंस्टीट्यूशन था हमारा इस पूरे रोहतक रीजन में जो कि ये मोबाइल ऐप चलाता था। और आज भी हमारे पास केसीएमटी में मोबाइल ऐप है जिसमें कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, स्टूडेंट की फीस, स्टूडेंट की जो भी असाइनमेंट्स हैं, क्लास टेस्ट हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उनकी रिक्वायरमेंट की होती है, लाइव लेक्चर्स की है, वो उसकी मोबाइल ऐप में अवेलेबल होती है। कोई भी बच्चा केसीएमटी का कहीं पर भी होता है उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तकनीक जो है शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट क्लासेस की, तो 2004 में जब आपने शुरू किया था तब से लेकर आज तक उसमें कैसे क्या भिन्न लगता है आपको? क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं या पहले आसान था या कठिन हो गया है? देखिए, जैसे कोरोना आया, आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना में बहुत सारी चैलेंजेस हुई और एजुकेशन तो एक ऐसा फैक्टर रहा एजुकेशन पे खास तौर से जो कि बिल्कुल ही बंद हो गया। बहुत पहले से बंद करने के बाद बहुत समय तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद रहे।
तो हम इंस्टीट्यूशंस को भी इस पीरियड में काफ़ी दिक्कतें आई। इनिशियली हम लोगों को ऐसा नहीं लग पा रहा था कि हम वो कार्य ऑनलाइन एजुकेशन पे आ पाएंगे, बट ग्रेजुअली हम लोगों ने अडॉप्ट किया, अपने उन्हीं जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया। और ट्रस्ट मी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बरेली क्या आसपास रीजन में हायर एजुकेशन में खास तौर से KCMT ने एक लीडिंग पोजीशन हासिल करी उस समय के पीरियड में, जिस समय कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो टॉप के टॉप इंस्टीट्यूशन की भी बात करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहां पर भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन KCMT सबसे पहला कॉलेज था बरेली के अंदर आसपास के रीजन में जहां पर ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी गई, और वो ऑथेंटिक और वो रिलीजियस तरीके से स्टूडेंट्स ने इम्पार्ट की गई, और इसीलिए KCMT अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए माना जाता है। बात करेगा हायर एजुकेशन की, तो हर माता पिता जो है अपने बच्चे की एजुकेशन को लेकर परेशान जाता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर एक नया मुकाम हासिल करे। तो कैसे आप लोग मानते हैं, किस तरह से गाइड करते हैं, कैसे बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, कैसे पेरेंट्स को बताया जाता है कि जो उनका बच्चा है उसके अंदर ये प्रतिभा है, उसको ये कोर्स चूज करना चाहिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये हर घर घर की समस्या है कि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप से टॉप, बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में हायर एजुकेशन ले, परंतु वो चूज करते हो उसके लिए वो कैसे चूज करे, कैसे करे। तो मैंने जो महसूस किया है कि क्यों KCMT को इतना सोसाइटी में एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वो खास तौर से यहाँ के जो कुशल और अनुभवी शिक्षक हैं। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ के टीचर्स स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको हैंड होल्डिंग करते हैं। स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट्स की कोई इश्यूज हो, वो स्पेशली एक एक बच्चे पे जाके उससे मिलते हैं, और हमारे सारे टीचर्स पेरेंट्स के टच में रहते हैं। तो ये जो सेटिस्फेक्शन रहता है पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है वो एक स्वच्छ वातावरण है, वहाँ पर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है और रैगिंग फ्री एनवायरनमेंट है, और बच्चों को फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन करने वाला इंस्टीट्यूशन है। तो इसीलिए हमारे टीचर्स ये ऐसा करते हैं। मैं अभिभावकों से यही चाहूँगा कि चाहे कहीं पर भी अपने बच्चों के बारे में अगर पढ़ाना चाहते हैं, खास तौर से देख लें क्या उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के टीचर्स वाकई उनके बच्चों के लिए कंसर्न है, क्या वो टीचर्स उन बच्चों के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा पाते हैं आप, तो तभी उन बच्चों का एडमिशन कराइएगा, वरना आप सोच लीजिए कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ रहे हैं आज के समय में। हर एक चीज़ का ट्रेंड चलता है। पहले एक बार बीच में MBA का ट्रेंड था, उसके बाद B.Ed का ट्रेंड आया। तो आज के सिनेरियो में आप क्या मानते हैं, बच्चों के लिए जो कैरियर के लिए अच्छा चुनाव करना है, या जो मतलब आप जॉब ओरिएंटेड होगा, उनका करियर बनाने में सक्षम होगा, कौन से ऐसे कोर्स हैं जो बच्चों को इस समय आज के सिनेरियो में चूज करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समय समय पे स्टूडेंट्स की चॉइस, पेरेंट्स की चॉइस, एजुकेशन की सिस्टम के अंदर कोर्सेज की चॉइस चेंज होती रहती है। पिछले समय के अंदर BSc BCom ही बहुत कुछ होता था और हम लोग बड़ी शान से पढ़ते थे। फिर ट्रेंड आया प्रोफेशनल कोर्सेज का, सेमेस्टर सिस्टम का, जिसके अंदर BBA BCA और इस टाइप के कोर्सेज ने जगह ली। पिछले दिनों में, पिछले 4 साल में फार्मेसी एक ऐसा कोर्स उभर के आया जिसके अंदर युवाओं की बहुत इच्छा रही और बहुत युवा उसमें गए हैं पढ़ने के लिए। फिर नर्सिंग, पैरामेडिकल। अब आज के समय में क्योंकि कोविड पीरियड में समझ लिया सबने कि नर्सिंग और पैरामेडिकल की बहुत शॉर्टेज रही है, तो आजकल नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के पीछे बहुत बच्चे जा रहे हैं। तो अब क्या है कि देयर इज अ मिक्स। अब जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, तो इसके अंदर भी मल्टीपल एंट्री सिस्टम, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम भी अलाउ कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब जरूरी नहीं है कि वो पारंगत मुख्य रूप से जो मुख्य धारा में चलने वाले कोर्सेज हैं वहीं बच्चे जा रहे हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे आर्ट साइड पे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे साइकोलॉजी के लिए बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे इकोनॉमिक्स के पेपर्स में जाने के लिए बहुत स्कोप ओपन हो गया है और इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अब फील्ड, वास्ट फील्ड कोर्सेज की ओपन हो चुकी है स्टूडेंट्स के लिए। तो डेफिनेटली ये जो नए कोर्सेज आ रहे हैं, बच्चे इसमें ज़्यादा रुझान दे रहे हैं। आपने बात की नई शिक्षा नीति की, तो नई शिक्षा नीति को लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है। आप मानते हैं इससे एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बदलाव आएगा? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष मैं सकारात्मक मतलब पॉजिटिव में बोलूँगा, और एक पक्ष में बताऊँगा कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। पॉजिटिविटी, क्योंकि देखिए हमारी गवर्नमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी का जो विजन है, मैं उससे विजन से बिल्कुल उनके साथ साथ रहना चाहता हूँ, और उसी कारण से उनके विजन को मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देख रहा हूँ, जिसके अंदर उन्होंने लैंग्वेज पे ध्यान दिया है कि जो उस क्षेत्र की जो भी जहाँ भौगोलिक स्थिति है जो भारत की, वहाँ उस क्षेत्र की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उस पर पढ़ाई पे फोकस किया जाए, बच्चों को उसके अंदर बढ़ावा दिया जाए।
उन्होंने इजी एंट्री इजी एक्सेस सिस्टम कर दिया है कि आप कभी भी किसी कोर्स में एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद आप कोर्स को एग्जिट भी कर सकते हैं। क्योंकि प्राय देखा गया कि बहुत से बच्चों की किसी भी निजी कारण से, मेडिकल प्रॉब्लम से, पारिवारिक स्थिति की वजह से बच्चों की एजुकेशन छूट जाती है। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस एजुकेशन को पुनः पढ़ने का लिए स्कोप है। तो ये जो मोदी जी का सपना है कि भारत में कोई भी इलिटरेट ना रहे, तो ये डेफिनेटली ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। परंतु जो मुझे इसके बारे में चिंता होती है वो ये होती है कि बचपन से हमने देखा आया है कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो पीछे से साइंस के सब्जेक्ट में बायोलॉजी को पढ़ते हुए आया है। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो पीछे से वो जो है पीसीएम को लेते हुए चलता आया है। बट अगर अभी हमने जो इस एजुकेशन पॉलिसी में देखा है तो इसमें हमने सुनने में आया है, हमने समझा है, देखा है कि फिजिक्स का बच्चा है वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स को ले सकता है, आर्ट साइड का बच्चा वो केमिस्ट्री पेपर को पढ़ सकता है। तो जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स की जो चीजें निकल के आएंगी वो आने वाले सब्जेक्ट समय पता लगेगी कि इससे क्या लाभ मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि इट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन स्टिल राइजिंग इन द आईज ऑफ स्टूडेंट्स। लेट्स सी कि आगे बढ़ते हैं जब, क्योंकि अभी जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से ईयरली जो पैटर्नली कोर्सेज थे वो सब सेमेस्टर सिस्टम में तब्दील हो रहे हैं। तो इससे स्टूडेंट्स को अच्छा रहेगा, बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फर्क रहेगा और आउटपुट भी अच्छा है। किसी भी शहर में जब शहर बढ़ता है तो लोग अपने आप बढ़ते हैं, और ये सौभाग्य की बात है कि बरेली को एजुकेशन का हब माना जाता है। यहाँ पे 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक बड़ी लोकल यूनिवर्सिटी है। तो आज से 10 साल बाद आप खुद को शहर को कहाँ पाते हैं बतौर एक एजुकेशन सिस्टम में? बरेली डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहा है। जब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बरेली दिन ब दिन डेवलप कर रहा है। अभी डेफिनेटली कुछ तोड़फोड़ मीडिया के माध्यम से आप लोग दिखती होगी शहर में, बाहर के गेस्ट आते हैं वो कहते हैं भाई यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पे इस समय से प्रॉब्लम है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद चीज़ें बदलेंगी, यही बरेली एकदम सुंदर निकल के आएगा। दूसरी बात यह है कि बरेली के अंदर एजुकेशन हब बन रहा है। करीब 100-150 किलोमीटर के अंदर उतने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है जितने बरेली में है। और बरेली के प्रत्येक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैंने देखा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, छात्रों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, कमिटेड होकर काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बरेली एजुकेशन हब के माध्यम से बरेली में और भी बिजनेस आएंगे। देखिए, जब स्टूडेंट्स इस शहर के अंदर आते हैं, पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स भी आते हैं। इस बच्चों के आने की वजह से टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, फूड की जॉइंट्स हैं, फूड पॉइंट्स हैं, सिनेमा है, बाजार है, शॉपिंग है, सब कुछ डेवलप होता है। तो डेफिनेटली बरेली एक एजुकेशन हब की तरफ बढ़ेगा। और एज फार एज केसीएमटी इज कंसर्न तो मेरा पूरा फोकस लगातार क्वालिटी एजुकेशन की तरफ है। मैं नंबर्स की तरफ ना जाके क्वालिटी पे जाना चाह रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के अंदर हम लोगों ने एक बार लगाया है परसेंटेज का और स्टूडेंट्स की क्वालिटी पे। जो स्टूडेंट्स हमारे क्राइटेरिया पे खड़े नहीं उतरते हैं, हम उनका एडमिशन नहीं लेते हैं, चाहे हमें फीस के लिए कुछ भी देते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके मैं ग्रेजुएट 3 साल के अंदर हम लोग अपने कुछ कोर्सेज को जो है ऐसा कर दें जहाँ पर केवल वो बच्चे डिजर्विंग स्टूडेंट्स पढ़ाई करें। सेकेंडली हम लोग और एक अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं, वो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि वर्ल्ड डिजर्विंग है, वो उन फैमिलीज से आते हैं जहाँ पर वो हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं। तो केसीएमटी एक ओपन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर उन ऐसे सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है। पहले भी करते आया है, अभी और व्यापक रूप से स्टार्ट कर रहा है कि वो ऐसे बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं, ऐसी बच्चियां हैं जो कि पढ़ना चाहती हैं और उनके अंदर कैलिबर है और अगर वो चाहते हैं केसीएमटी में पढ़ना चाहें तो वो आके हमारे से संपर्क कर सकते हैं हमारे ऑफिसेज में। तो डेफिनेटली उनको पढ़ाई से कोई भी वंचित नहीं रहे। आमतौर पर देखा गया है ये सवाल हर एक पेरेंट्स के, आम आदमी के मन में होता है कि हायर एजुकेशन बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, एडमिशन के टाइम सपने दिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको प्लेसमेंट मिलेगा या ऐसी ऐसी फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तो उसके बाद उसको लगता है कि दुनिया एकदम बदली हुई है। तो मानते हैं कि ये भी एक पार्ट है इसका हायर एजुकेशन का, या फिर इसको कैसे सुधारने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के प्रमोटर्स की अलग मनोदशा होती है, उनका विजन अलग होता है। एज फार एज हमारी सोसाइटी जो केसीएमटी की प्रमोटिंग बॉडी है और हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, इसका उद्देश्य डे 1 से ये है कि हम एजुकेशन का व्यापार नहीं करते, हम कोई कॉलेज का बिजनेस नहीं करते, हम केवल एजुकेशन के प्रचार प्रसार पे अपना सहयोग कर रहे हैं। वी आर द कस्टोडियन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हम द केयर टेकर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो हम एजुकेशन को रियल टाइम में उसी उद्देश्य, उसी भाव से एजुकेशन प्रमोट करते हैं जितनी उसकी आवश्यकता है।
तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हुए बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक पूरा फुल फ्लैश ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, जो कि लगातार स्टूडेंट्स के ग्रूमिंग के लिए कार्य करता रहता है, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए कार्य करता रहता है। और मुझे बताते हुए बड़ा फक्र है कि मैंने लगातार देखता हुआ आया हूँ इतने साल के अंदर कि जो स्टूडेंट्स कभी भी 12th क्लास पास करने तक भी कभी स्टेज पे खड़े नहीं होते थे, वो स्टूडेंट्स जब हमारे पास आउट करते हैं तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में वो पहला इनाम लेके जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कभी कहीं किसी के सामने बोला नहीं होता है, वो स्टेज पे खड़े होके बड़े बड़े इवेंट कंडक्ट करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो देखिए बिना एजुकेशन के टीचर्स की मदद के, बिना टीचर्स के हार्ड वर्क के नहीं आ सकता। तो जो मेरे टीचर्स हैं, दे आर ऑल वेल एक्सपीरियंस्ड और उन्हें मालूम है कि किस बच्चे को कैसे ट्रेन करना है, कैसे ग्रूम करना है। और ग्रूमिंग के लिए वो, क्योंकि देखिए सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से काम नहीं चलता, स्टूडेंट्स को रियल टाइम प्लेसमेंट भी चाहिए होता है। तो हमारे यहाँ खास तौर से फुल फ्लेज ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, जो कि स्टूडेंट्स की जो शॉर्टकमिंग्स है उसको दूर करता है, उन्हें ग्रूम करता है और ट्रेन करने के बाद बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट लगाता है। और आई टेल यू, मुझे प्राउड फीलिंग है कि पिछले 3 साल के अंदर, जहाँ कोरोना पीरियड में जो लगता था कि हमारे प्लेसमेंट्स या एक प्रॉब्लम आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोरोना पीरियड के बाद जैसे ही बाजार ओपन हुए, KCMT इज वन ऑफ दोस इंस्टीट्यूशंस जिसके यहाँ से हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब प्लेसमेंट्स हुए, चाहे टॉप कंपनीज है, चाहे वो बायजूस हो, एसेंचर हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, इन टॉप नॉच कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स वेल प्लेस्ड हैं। इसके अलावा पॉलिसी बाजार है, इंडिया मार्ट है, naukri.com है। तो यहाँ सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंडस्ट्री में हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चे वेल प्लेस्ड हैं। बात करें अगर प्राइमरी एजुकेशन की या मिडिल एजुकेशन की, तो हम आप भी इसके पार्ट रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर पढ़ाई ऐसी नहीं हो पाती कि बच्चों को अलग से कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहुत लंबे समय से ये मांग उठ रही है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे जहाँ अपने कॉलेज में जाते हैं वहीं पर पढ़ें और वहीं से प्रॉपर एजुकेशन ले पाएँ, जिससे अलग से उनको किसी कोचिंग की या ट्यूटर की आवश्यकता न पड़े। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि बच्चों को ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो ऐसा क्या होता है, कहाँ पर ऐसा गैप रह जाता है? बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी कोचिंग लेते हैं। चूँकि आप एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और चूंकि इससे मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जुड़ा हुआ हूँ कि मेरा खुद का जो बच्ची है, वो बिटिया, वो भी फोकस करती है कि स्कूल के अलावा ट्यूशंस और कोचिंग्स पढ़नी है। तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि जैसे मैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ जो बच्चा कॉलेज पढ़ता है वो ट्यूशंस नहीं पढ़ता। बहुत वीक स्टूडेंट या जिसको बिल्कुल पढ़ने का ही है वो पढ़ता है, अदरवाइज उसे कॉलेज की पढ़ाई के अलावा उसे जरूरत नहीं पड़ती। परंतु मैं देखता हूँ कि माध्यमिक में खासतौर से ये क्लास 9, 10, 11, 12 में ये ट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बच्चों में ट्रेंड चल गया है और माँ बाप फीस पे कर करके थक चुके हैं, वो स्कूल की फीस अलग पे करते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे स्टाफ के लोग मुझे बताते हैं ऐसा हो रहा है, तो मैं बहुत डीपली तो इस बात की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बता सकता क्यों ऐसा होता है, बट ये गलत है। अगर हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स ही, मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से मैसेज मेरे शिक्षक साथियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर मेरे वो शिक्षक साथी जो कि 9, 10, 11, 12 के बच्चों के साथ क्लास में पढ़ रहे हैं, और अगर वो केवल उन बच्चों की थोड़ी हैंड होल्डिंग कर दें, केवल उन बच्चों से ये कह दें कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट करें, उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें कुछ करें, उन्हें समझाएं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम मैं क्लासरूम में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हारी सफिशिएंट है, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि किसी बच्चे को ट्यूशन जाने की जरूरत है। उन्हें केवल ट्यूशन में क्या मिलता है, एक ऐसा टीचर जो उनके कंधे पे हाथ रखता है, उससे कहता है यस यू कैन डू इट। इसी के लिए वो जिज्ञासा होती है, इसी के लिए वो कोचिंग्स में जाके ढूंढते हैं। अगर क्लासरूम के अंदर ये काम उनका होने लगेगा तो मुझे लगता है कि उन्हें कोचिंग की आवश्यकता रहेगी। अंत में न्यूज़ नेटवर्क के दर्शकों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, युवाओं के लिए खास तौर से मुख्य रूप से इस माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि उन्हें फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है कि देखिए, आजकल मैं देखता हूँ कि यंग पीढ़ी जो युवा हैं, उन्हें नशे की जो लत लग रही है वो एक बहुत ज़्यादा हमारी समाज के लिए कष्टदायी है और दुखदायी है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। भारत वो देश है जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर युवा हैं, और इन्हीं युवाओं को अपना भविष्य बनाना है। नशे से दूर रखें अपने आप को,
किसी भी कैसे भी करके अपने आप को डाइवर्ट ना हो। पहला तो मेरा ये सुझाव है मेरे युवा साथियों को। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि देखिए आजकल जो आगे जो बच्चे भविष्य में डेवलप होके आएंगे उनके लिए नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरत है स्किल पे काम करना। हमारे मोदी जी का भी विजन है, योगी जी का भी विजन है, और देश में लगातार एचआरडी मिनिस्ट्री जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो ये कहती है कि अपने स्किल पे काम करिए, अपने स्किल पे फोकस करिए। तो युवा अगर कम एज से ही स्किल्स पे काम करना शुरू कर दें, अपने स्किल्स को ग्रूम करें, डेवलप करें, और उनके टीचर्स भी उनके स्किल पे फोकस करें, उनमें काबिलियत लाने की कोशिश करें, डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होंगे। और देखिए एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है सोशल मीडिया। मैं अपने साथियों से लगातार चर्चा करता आता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि अब देखिए अब मैं एक बात आपको बताऊँ कि कुछ समय पहले तक हम अपने कॉलेजेस में मोबाइल फोन को बैन करते थे बच्चों के लिए कि आप मोबाइल फोन, कोरोना पीरियड से पहले मोबाइल फोन अलाउड नहीं कर रखा था अपने कैंपस में, क्योंकि बच्चे लगातार फोन के माध्यम से डिस्टर्ब हो जाते थे। और अब सरकार की नीति आई है कोरोना के बाद कि सभी बच्चों को मोबाइल फोन सरकार खुद दे रही है या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करिए। तो अब देखिए कितनी विरोधाभास स्थिति है। तो हम चूंकि सीनियर पोजीशन पे हैं, हम युवाओं से यही कह सकते हैं कि आप सोशल मीडिया की पावर का फायदा उठाइए। सोशल मीडिया की पावर में आप अपने आप को डुबोइए मत। आप सोशल मीडिया पावर का फायदा उठाइए जिससे कि आप उन वेबसाइट्स, उन यूट्यूब पेजेस को फॉलो करिए जो आपके मतलब के काम के हैं, और उन एप्स एंड मोबाइल एप्स को ब्लॉक कर दीजिए, उन्हें यूज ना करिए जो आपके काम के नहीं है, जो आपका समय नष्ट कर रहे हैं, जो आपका कीमती समय है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप इंटरनेट का फायदा उठाएंगे और इंटरनेट से आप पावर लेंगे और नई नई चीजें सीखिए। तो इंटरनेट में अपार कंटेंट है, उसका फायदा लीजिए तो डेफिनेटली आप बहुत राइज करेंगे। तो ये बात मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये थे डॉक्टर विनय खंडेलवाल जिन्होंने आज हमें अपने खास इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से युवाओं को बिहेव करना चाहिए, सोशल मीडिया का फायदा उठाना चाहिए, और साथ साथ उन्होंने बताया कि क्यों बरेली को एजुकेशन का हब कहा जाता है और माता पिता किस तरह से अपने बच्चों को अच्छे करियर के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह के खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप लगातार न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क को सब्सक्राइब करिए, गुरु मंत्रा की इस एपिसोड को शेयर करिए, और गुरु मंत्रा में इसी तरह से हम आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम हस्तियों से मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद। Keep watching Guru Mantra for all you need to build a fantastic career.